ये चीज़ भी हमने देख लिया है, बट आया है तो एक बार फिर देखेंगे ताकि आसान और अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, दाब का मापन, तो पी एब्सोल्यूट बराबर पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गेज। तो ये चीज़ हमने आपको फिगर बना के समझाया था। पी एब्सोल्यूट बराबर पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गेज होता है। ठीक है। बॉर्डन ट्यूब क्या होता है? तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, तो यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता है। ये मैकेनिकल गेज होता है एक तरीके से। यह मीडियम टू हाई प्रेशर को मेजर करता है। यह एक वक्राकार यानी कर्व ट्यूब होती है। जब ट्यूब पर दाब पड़ता है तो यह सीधी होने लगती है तथा दाब हटने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। ठीक है। यह 10 से लेकर के 100 मेगापास्कल तक का फोर्स प्रेशर मेजर कर सकती है। ठीक है। डिफरेंशियल मोनोमीटर सब हमने बता चुका है आपको, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। डिफरेंशियल मोनोमीटर दो अलग अलग पात्रों में उपयोग, दो अलग अलग अगर पाइप में ये चीज़ को यूज करी जाती है। यह एक यू आकार की नली होती है जिसका उपयोग अलग अलग बिंदु पॉइंट्स पर के बीच प्रेशर डिफरेंस मापने के लिए किया जाता है। तो देखो ये प्रेशर डिफरेंस मापने के लिए किया जाता है, न कि प्रेशर। वहाँ प्रेशर डिफरेंस बताएगा कि दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच कितना अंतर है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। डिफरेंस बताता है ये डिफरेंशियल मोनोमीटर है। ठीक है। यह एक यह एक ही पाइप के दो बिंदुओं अथवा अलग अलग पाइपों के बीच देखो दाबांतर प्रेशर डिफरेंस बताता है। ठीक है। पीजोमीटर, तो पीजोमीटर एक नली होता है जो मोनोमीटर होता है ना, उसका एग्जाम्पल है ये पीजोमीटर। तो पीजोमीटर सबसे सरल दाब मापक यंत्र होता है। इससे केवल गेज प्रेशर मापा जाता है। गेज प्रेशर मापते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर का जो प्रेशर होता है उसे ही मेजर करते हैं, क्योंकि उसे ही तो गेज प्रेशर बोलते हैं। इसे गैस का दाब नहीं मापा जा सकता है और इसे वैक्यूम प्रेशर भी नहीं मापा जा सकता, या दूसरी बात में बोले तो निगेटिव निगेटिव गेज प्रेशर भी नहीं मापा जा सकता, क्योंकि वैक्यूम प्रेशर को ही हम लोग निगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं और इसको सक्शन प्रेशर भी बोला जाता है। वैक्यूम प्रेशर को सक्शन प्रेशर भी बोला जाता है। तो इससे क्या इम्पोर्टेंट है, तो इस गैस का नहीं माप सकते हम, गेज प्रेशर ही मेजर करेंगे और निगेटिव गेज नहीं माप सकते हैं, क्योंकि उसको ही वैक्यूम प्रेशर भी बोला जाता है और वैक्यूम नहीं मापा जा सकता है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया देख लो। तो डिफरेंशियल मोनोमीटर प्रेशर डिफरेंस मापता है। पीजोमीटर केवल लिक्विड पर गेज प्रेशर मापता है, गैस प्रेशर नहीं माप पाता है। ये वैक्यूम प्रेशर भी नहीं नाप सकता। ये चीज़ें हमने आपको बता दिया। ठीक है। अब एक बियोफोर्ट स्केल क्या होता है? तो बियोफोर्ट स्केल यह हवा की विंड वेलोसिटी मापने का पैमाना होता है। इसका माप 0 से लेकर 12 तक होता है। इसका मान 0 से लेकर 12 तक होता है। 0 का अर्थ है कि हवा नहीं चल रही है और 12 का अर्थ है कि अत्यधिक तीव्र हवा या तूफानी स्थिति है। मतलब 12 का अर्थ हो गया कि बहुत तेज हवा चल रही है। अगला है बॉर्डन गेज। बॉर्डन गेज तो ये भी हमने बता चुके हैं आपको। ठीक है। यह गैस और द्रव दोनों के दाब को मापता है। यह वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सापेक्ष दाब मापता है, अर्थात गेज प्रेशर मापता है। ठीक है। तो गेज प्रेशर को वायुमंडलीय दाब के सापेक्षिक मेजर करते हैं। बताता था कि एटमॉस्फेयर को हम प्रेशर मान लेते हैं, फिर आगे मापते हैं उसे गेज प्रेशर बोलते हैं। यह नेगेटिव प्रेशर भी माप सकता है, यानी वैक्यूम प्रेशर भी मेजर कर सकता है। किसी भी गैस के उपयोग में लेने से पहले कंप्रेस्ड करना पड़ता है। ठीक है। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का उपयोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। यदि पारे के स्थान पर पानी का उपयोग किया जाए तो लगभग 10.3 मीटर लंबी नली की आवश्यकता होगी। बैरोमीटर में नली की लंबाई 800 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ें हमने आपको बता चुका है, आप पढ़ लीजिएगा, चीज़ें हमने आपको कई बार बता चुका है। ठीक है। ये सब चीज़ें कई बार हमने रिपीट कर दिया है। हाइड्रोलिक प्रेशर, तो ये भी चीज़ें बता चुका हूँ, फिर पढ़ दे रहा हूँ। पास्कल लॉ, तो किसी स्थिर द्रव में किसी निश्चित बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान परिमाण में कार्य करता है। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है? दाब केंद्र। किसी जलमग्न सतह पर जो पानी में डूबी हुई है, इसका मतलब होता है लगने वाले कुल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हिंदी लिखा है तो मैं बता दे रहा हूँ अंग्रेजी। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का कार्य बिंदु जहाँ वर्क करता है, केंद्र
सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो ये बुक किस लिए था ना, तो सीधे सीधे बुक का ही आ गया है। ठीक है, तो अगर अगर ये एक रेक्टेंगल है तो जो सेंट्रॉइड उसका h/2 पे होता है, पता है हमको। तो फिर से सेंटर ऑफ प्रेशर के कहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ प्रेशर 2h/3 पे होगा। ये h का आधा है और ये h का 2/3 हो जाता है। ठीक है, त्रिभुज की बात करें तो इसका सेंट्रॉइड 2h/3 पे होता है, 2/3 पे, और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर 3/4 पे होता है। 2/3 पे इसका सेंट्रॉइड और 3/4 पे इसका सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। त्रिभुज और नीचे की तरफ अगर उसका उसका झुका हुआ है, अगर उसका शीर्ष नीचे की तरफ झुका हुआ है तो क्या होगा, इसका सेंट्रॉइड h/3 पे होता है और सेंटर ऑफ प्रेशर h/2 पर होता है। अगर सर्कल की बात करें तो इसका सेंट्रॉइड d/2 पे होता है और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर 5/8 डी पर होता है, 5/8 डी पर होता है। समलंब की बात करें तो इसका सेंट्रॉइड a+b ऊपर भी लिख दो, a+b नीचे भी लिख दो, ऊपर 2 लिख दो, तो a+2b a+b और b h/3 a+2b a+b h/3। ठीक है, और ये बात करें जब सेंटर ऑफ प्रेशर का, तो ए बी पे ऊपर लिख दो, ए बी नीचे भी लिख दो, तो 3 और 2 लिख दो, फिर यहाँ और यहाँ पे h/2 कर दो, तो a+3b प्लस a+2b और h/2 हो जाता है। यहाँ h/3 और यहाँ h/2 है, यहाँ पे 3/2 लिखना है। ठीक है, एक चीज़ ऊपर यहाँ पे था, ये पर फार्मूला हमने आपको बता दिया है बहुत पहले, कई बार इस चीज़ को हमने बता चुका है कि HP बराबर h बार प्लस IG A h बार होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, अभी हमने आपको ये बताया है। ठीक है, ये क्विक रिवीजन के तौर पर हमने दे दिया है। ठीक है, आगे है मेटासेंट्रिक हाइट। तो क्या होता है मेटासेंट्रिक हाइट, तो बायोसिक केंद्र यानी उत्प्लावन बल यानी बायोसिक केंद्र जो होता है तथा मेटासेंटर के बीच की दूरी को मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं। यह तैरती हुई वस्तु की स्थिरता का मापक है। इससे हम लोग बताते हैं कि ज़्यादा होगा कम होगा, तो स्टेबल रहेगा कौन स्टेबल होगा, इस चीज़ को हम बताते हैं। तो ये स्टेबिलिटी मेजर करने की ये मापक होता है मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटासेंट्रिक हाइट बराबर m-g होता है, जहाँ m मेटासेंटर है, जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और b क्या है, सेंटर ऑफ बायोसी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। तो क्या होता है कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, तो अगर gm का मान 0 से बड़ा होता है, gm का मान 0 से बड़ा हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। या m अगर g से ऊपर है, mg महात्मा गांधी स्टेबल थे ना, जल्दी किसी से बहस नहीं करते थे, स्टेबल यानी mg। तो mg के ऊपर होता है तो वस्तु झुकने पर पुनः अपनी अवस्था में मूल अवस्था में आ जाती है। m अगर 0 हो जाता है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम उदासीन समावस्था यानी, और mg एक बराबर पे आ जाता है। तो m और g एक ही बिंदु पर होते हैं तो वस्तु झुकने के बाद नई स्थिति में बनी रहती है। तो जहाँ पर कर दोगे वहीं पे बनी रह जाएगी, कोई कुछ पे बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। अगर gm का मान 0 से छोटा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, अस्थायी समावस्था। अगर mg से नीचे हो जाता है, देख लो mg से नीचे हो जाता है तो वस्तु झुकने के बाद और अधिक झुकती है। ठीक है, ये चीज़ें आप हमने बता दी, चीज़ों को हमने लिखा खुद याद करने के लिए बनाया था। ठीक है, ये चीज़ एक बार फिर देख लो। अगर gm का मान धनात्मक है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, 0 है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और gm को ऋणात्मक है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जहाज की स्थिरता का मापक मेटासेंट्रिक हाइट से ही किया जाता है। ठीक है, अगला आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको मालूम ही होगा। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में रखी जाती है तो उस पर नीचे की ओर गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है तथा ऊपर की ओर बायोंड फोर्स कार्य करता है। पानी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल या बायोंड फोर्स कहते हैं। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ये बात बस इम्पोर्टेंट यहाँ है कि जो बल होता है
बल होता है ना, वो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है। यदि यदि बाउंड फोर्स वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु ऊपर की ओर तैरने लगती है, और बाउंड फोर्स वस्तु के भार से अधिक हो जाती है तो वो वस्तु ऊपर तैरने लगती है, तो ऊपर फेंक देता है उसको। यदि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बाउंड फोर्स से अधिक हो तो वस्तु डूब जाती है, और अगर वेट ज़्यादा हो गया बाउंड फोर्स से तो फिर वस्तु क्या करेगी, सिंक कर जाएगी, यानी डूब जाएगी। बाउंड फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ बी बराबर रो जी भी। रो जी भी क्या होता है, रो जी भी। ठीक है। एफ बी बराबर रो जी भी उसका फार्मूला होता है। ठीक है। एफ बी क्या है, बाउंड फोर्स, रो क्या है, द्रव का घनत्व, और जी क्या गुरुत्वीय त्वरण, और बी क्या है, विस्थापित द्रव का आयतन। ठीक है। अब इस चीज़ को देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाउंड फोर्स बराबर वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिक्विड, और एफ बी वेट से ज़्यादा हो गया तो वस्तु तैरेगी, और एफ बी वेट से कम हो गया तो वस्तु डूबेगी। एफ बी डब्ल्यू के बराबर हो गया तो वस्तु साम्यावस्था में ही रहेगी। द्रव में चीज़ें, दो चीज़ें हमने दिखाया फिगर में, देख लो। उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया ताकि ये चीज़ें आपको दिमाग पे रहे। ठीक है। जब कोई द्रव, हवा हो या पानी, किसी वस्तु से टकराता है तो वह उस वस्तु पर एक बल लगाता है। यह बल वस्तु की गति का विरोध करता है, यही ड्रैग फोर्स कहलाता है। ड्रैग फोर्स की बात करें तो एफ 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 डी बराबर होता है, एफ डी बराबर सी डी रो ए बी स्क्वायर बाई टू। रो सी डी बराबर सी डी रो ए भी स्क्वायर बाई टू, ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है। एफ डी क्या होता है, ड्रैग फोर्स, प्रतिरोध बल बोलते हैं इसको। सी डी ड्रैग कोफिशिएंट होता है, रो द्रव का घनत्व, और ए क्षेत्रफल होता है, भी वेग होता है। द्रव के प्रवाह के कारण वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगने वाले बल को लिफ्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है। अब लिफ्ट फोर्स की अगर हम बात करें तो ये होता है एफ एल बराबर सी एल, सबको सेम टू सेम, बस यहाँ सी एल आ गया, सी एल इंटू रो ए पी स्क्वायर बाई टू होता है। एफ एल क्या होता है, लिफ्ट फोर्स, सी एल लिफ्ट कोफिशिएंट, रो द्रव का घनत्व, ए क्षेत्रफल, और भी वेग होता है। इंपॉर्टेंट, तो ड्रैग फोर्स गति का विरोध करता है, लिफ्ट फोर्स ऊपर उठाने का कार्य करता है, और दोनों बल में भी स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है। अब इस चीज़ को देखो, डूबे हुए पिंड यानी बॉडी का स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं। यह दो बिंदु सेंटर ऑफ बायोंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर निर्भर करती है। अगर स्टेबल कंडीशन की हम बात करें, स्थायी साम्यावस्था, तो ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम जब बी जी से ऊपर होता है तब वस्तु स्टेबल अवस्था में होती है। मैं याद करा दे रहा हूँ, बी जी, जब कोई इंसान बिजी होता है ना तो वो स्टेबल कंडीशन में होता है, और वो बिजी नहीं होता है तो फालतूगिरी करता है, इधर उधर भागता रहता है। तो कोई चाहता है कोई इंसान स्टेबल हो जाए तो फिर वो बिजी रहे, कहीं ना कहीं बी ऊपर बी नीचे बी जी, तो ऐसे याद रखो, बी और जी, तो वो स्टेबल कंडीशन में रहता है। तो इस तरह से बी जी से ऊपर रहता है। अब इसका उल्टा हो जाएगा, और अनस्टेबल कंडीशन की बात करेंगे तो जी बी से ऊपर हो जाता है, तब वस्तु स्थायी अवस्था में होती है। ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उदासीन साम्यावस्था, जब बी तथा जी एक ही बिंदु पर होते हैं तब वस्तु उदासीन अवस्था में होती है। ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो यह वह बिंदु होता है जहां पूर्ण डूबी हुई सतह पर लगने वाला कुल दाब बल कार्य करता है। यह पानी के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि हमने पीछे भी बताया था कि पानी पर निर्भर क्यों नहीं करता, फार्मूला रो नहीं आता है। डूबी हुई सतह